खबर जिसने हिला दिया, खबर तेरी मेरी इसकी उसकी नहीं, खबर जिसमें मैं नहीं हम हैं। खबर में दम है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले आधे घंटे बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम। कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है। राजस्थान में कोरोना को लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर की रफ्तार संभलने का मौका तक नहीं दे रही है। मरुधरा में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत राजस्थान के उदयपुर में हुई। वहीं एक बार फिर कोरोना ने भी मौत बांटना शुरू कर दिया है। ऊपर से नए साल का जश्न भी भारी पड़ा है। आंकड़ों में दिख रहा है, थोड़ी देर से ही सही, पर सरकार ने भी सख्तियों के साथ हालात को कंट्रोल में रखने की कवायद शुरू कर दी है। राजस्थान में तीसरी लहर का तांडव। जयपुर जोधपुर में बेकाबू हुआ कोरोना। उदयपुर में ओमिक्रॉन से पहली मौत। मरुधरा में 7 महीने बाद एक बार फिर कोरोना दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से वार कर रहा है। लंबे अंतराल के बाद मौतें भी रजिस्टर हुई हैं। एक्टिव केसेस तो एक वक्त 50 के भी नीचे आ चुके थे, आज हजारों में पहुंच चुके हैं। पिछले साल मार्च में जब दूसरी लहर शुरू हुई थी, तब डेल्टा वेरिएंट के केस औसतन 6 दिन में दोगुने हो रहे थे, लेकिन अब केस 3 दिन में ही डबल हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट पर नजर दौड़ाएं। 7 दिनों में ही कोरोना के मामलों में 768% तक बढ़ोतरी हो गई। राजधानी जयपुर के बाद अब जोधपुर, कोटा, अजमेर और अलवर कोरोना के नए एपिसेंटर बनते चले गए। हर रोज जारी हो रहे आंकड़े रूह कपा दे रहे हैं। 1 जनवरी 301 केस, 2 जनवरी 355, 3 जनवरी 550, 4 जनवरी 1137, 5 जनवरी 1883, 6 जनवरी 2656। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से फैलना चिंता का विषय है। उदयपुर के सवीना इलाके में रहने वाले 73 साल के बुजुर्ग को हल्की खांसी और बुखार की शिकायत थी। 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रियों और विधायकों को अपने अपने जिलों की खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 7 दिन में तीसरी बार गाइडलाइन जारी कर कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं। जयपुर जोधपुर में 17 जनवरी तक 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। जयपुर में रैली, जुलूस और सभाएं करने पर पूरी तरह से पाबंदी। शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को परमिशन। सरकारी ऑफिस में 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ होगा काम। 55 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने पर पाबंदी।
गर्भवती, दिव्यांग और गंभीर रोग से पीड़ित को ऑफिस आने में छूट। कोरोना संक्रमण मिलने पर 72 घंटे तक कार्यालय किए जाएंगे बंद। संपर्क में आए कर्मचारियों को मिलेगी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग शिविर स्थगित। सरकार बैठकों पर बैठकें कर रही है। कह भी दिया है कि पब्लिक के बिहेवियर के हिसाब से अगर सख्ती और करनी पड़ी तो हिचकेंगे नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि लॉकडाउन पर विचार करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। ऐसे में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि लापरवाही ना करें, वरना भुगतना पड़ सकता है। लॉकडाउन की कोई विचार नहीं लॉकडाउन लगाने का। हम चाहते हैं कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें। जनहित के अंदर है, वो डिस्टेंस मेंटेन करे, सैनिटाइज करे, हाथों को मास्क लगाए और वैक्सीन लगाए। ये बहुत आवश्यक है और वैक्सीन ने बचाव किया है। अभी ओमिक्रॉन उतना जबरदस्त डेथ रेशियो में नहीं है, डेथ ज्यादा नहीं है, सीरियस ज्यादा नहीं है लोग, लेकिन संख्या बढ़ रही है और ये कब नया रूप ले ले, इसको लेकर पूरी सरकार चिंतित है। कोरोना से बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल तय किया गया है, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, भीड़ नहीं करें, ये तय हो गया। ज्यादा लोगों की ना रैली करनी है, ना शादी ब्याह में भीड़ इकट्ठी करनी है, सारे डिसीजन हो चुके हैं। रात का कर्फ्यू चालू हो चुका है। इतनी कवायदें और इनकी ये गति आखिर क्यों जरूरत पड़ी? उसके लिए आपको प्रदेश के लगभग हर जिले से रोज आ रही तस्वीरों को देखना पड़ेगा। भीड़ ऐसी मानो कह रही हो, आ कोरोना मुझे मार। मास्क का नामो निशा नजर आए किसी चेहरे पर तो ऊपर वाले का शुक्रिया कर दें, पर वो भी नहीं ही है। हालांकि राज्य सरकार ने जनता को बड़ा संदेश देने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी और प्रचार की संभावनाओं से लवरेज इन्वेस्ट राजस्थान समिट को स्थगित कर दिया। मैसेज साफ था, वक्त की मांग है, जान है तो जहान है। ऐसे में आयोजनों को करना मजबूरी हो तो ही करें, पर गाइडलाइन के तहत। सीएम ने तो चुनाव आयोग तक से आगामी चुनाव में राजनीतिक रैलियों को न होने देने की अपील की। अब क्यों नहीं वो अभी से ही एक्शन करें। आजकल तो आईटी का युग जमाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आप टीवी में टाइम दे दीजिए सब पार्टियों को, उम्मीदवारों को, कुछ भी हो सकता है। पर आज जब मालूम है कि रेलवे फैलता है तो इसको अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। कोरोना केस डबल आने के पीछे मास्क को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन की गैदरिंग भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में और यूके में भी क्रिसमस के 2 दिन बाद केस जस्ट डबल आने लगे थे और वैसा ही ट्रेंड यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा हमें भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जयपुर से वरिष्ठ सहयोगी सौरभ गृहस्थी के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 राजस्थान। एक तरफ कोरोना का खौफ है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक के मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल है। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा पलटवार करते हुए अहिंसा का आईना दिखाया। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर सियासत गर्मा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने सीएम को थैंक यू बोलना मैं जिंदा वापस लौट आया। पीएम की सुरक्षा चूक पर सियासत हाई। सीएम गहलोत ने बीजेपी को तस्वीर दिखाई। जांच होनी चाहिए कि क्या कारण था कि जहां आपका मालूम था कि वहां पे बरसात हो रही है और लोग आए नहीं रैली के अंदर, उसके बाद में प्रधानमंत्री को रवाना क्यों कराया गया? किसने करवाया रवाना? किसने गुमराह किया प्राइम मिनिस्टर को? कांग्रेसी पीएम ने देश के लिए जान गंवाई। कांग्रेस से ज्यादा कौन समझ सकता है कि प्रधानमंत्री को खतरे कैसे होते हैं?
इंदिरा गांधी जी की जान आपके हमारे देश से चली गई, खालिस्तान ने बंद किया, राजीव गांधी चले गए। दिन बदल गया, तारीख बदल गई, लेकिन मुद्दा नहीं बदला। ना ही पीएम की सुरक्षा का मुद्दा सुलझा, लेकिन सियासत पूरे परवान पर है। पंजाब में हुई पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की ठन गई है। कांग्रेस चूक मानने को तैयार नहीं तो बीजेपी साजिश का आरोप लगाकर एक के बाद एक हमले कर रही है। कांग्रेस की ओर से सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मोर्चा संभाला और पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। मुझे दुख इस बात का है कि बगैर मीटिंग किए हुए प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, और अगर उन्हें जान को खतरा होता तो पहले मैं अपनी जान देता। इससे बड़ी बात एक चीफ मिनिस्टर क्या कह सकता है? दमखम के साथ उसने कहा, अगर उनको खतरा नजर आता मुझे तो मैं पहले जान अपनी देता। तो हमारे प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री, ये भी तो कहा उन्होंने। जब उनको सूचना मिली कि वहां पर कोई भीड़ नहीं आई है, वहां पर जितने बुलाए उसके 1% लोग भी आए नहीं हैं, तो एक ड्रामा सोची समझी साजिश के तहत किया गया कि देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चूक की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बचाव में उतरे, साथ ही बीजेपी पर सवालों की बौछार की। गहलोत बोले, कांग्रेस का इतिहास अहिंसा का इतिहास है। देश के कई प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी है, जबकि बीजेपी की भावना में ही हिंसा है। संघ परिवार और बीजेपी हिंसा को ही बढ़ावा देते हैं, इनका अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है। सीएम गहलोत के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आती, इस वजह से कांग्रेस पार्टी अब षड्यंत्र पर उतर आई है। निहायत ही अप्रासंगिक और गैर जिम्मेदाराना तरीके से, इवन बेहुदा तरीके से जो गैर तार्किक बातें की गई हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी जिम्मेवार प्रदेश का मुखिया, कोई पीसीसी का अध्यक्ष इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कर सकता है? राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती है कि क्या उनको प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की फिक्र नहीं है? मुख्यमंत्री अगवानी पे नहीं आए, डीजीपी नहीं आए, चीफ सेक्रेटरी नहीं आए। इससे साफ झलकता है कि षड्यंत्र था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं की। ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री को चुना और उनको निर्देश दिए होंगे कि तुम सुरक्षा मत देना। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कोई छोटी बात नहीं है। मामला संघीय ढांचे की व्यवस्था से जुड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय फुल एक्शन में है और उसने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है, जो इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। पिछले साल घूसखोरी पर बड़े एक्शन को लेकर चर्चा में रही एसीबी ने 2022 के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। क्या एसीबी इस बार भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों का शिकार कर पाएगी? राजस्थान में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर एसीबी ने काफी सुर्खियां बटोरी। अब नए साल में नई ऊर्जा से नया टारगेट सेट किया है। एसीबी राजस्थान ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर जनता के बीच भरोसा पैदा करने की कोशिश की है। वहीं भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ सख्त चेतावनी भी दी है। भ्रष्टाचारियों पर एसीबी की पैनी नजर। इस तरह के प्रयास करें कि हमारा प्रकरण सही तरीके से, पुरजोर तरीके से न्यायालय में पेश हो, जिससे कि उस भ्रष्ट लोक सेवक को सजा हो। भ्रष्ट लोक सेवकों को एसीबी की चेतावनी।
नए साल में सजग ग्राम अभियान से शिकंजा। पहली बार राजस्थान एसीबी ने मतलब अपनी राजस्थान की एसीबी की हिस्ट्री में 400 केस क्रॉस कर पाए हम लोग, और पिछले साल जितने केस हमने किए थे उससे करीब 120 केस ज्यादा कर पाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नए साल में अपनी प्राथमिकता तय कर दी है। एसीबी ने नए साल में संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ ही पुराने लंबित मामलों और प्राथमिक जांचों के निस्तारण में भी तेजी लाने का टारगेट तय किया है। एसीबी ने सजग ग्राम योजना के तहत इस साल ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की योजना बनाई है। संख्या के हिसाब से देखें तो अब तक ब्यूरो की संरचना के बाद ये अधिकतम संख्या का ट्रैप है। न केवल संख्या के हिसाब से बल्कि गुणात्मक रूप से भी हमने पिछले वर्षों से कई ज़्यादा वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ लोक सेवकों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। मतलब साफ है, 2022 में एसीबी ने जन सहयोग और जन जागरूकता से बड़े मगरमच्छों पर बड़ा हमले करने की तैयारी की है। पिछले साल के आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। साल 2021 में एसीबी ने 501 मामले दर्ज किए, 430 ट्रैप, 42 पद के दुरुपयोग और 29 आय से अधिक संपत्ति के मामले शामिल रहे। ट्रैप के 430 मामलों में से 66 मामले राजपत्रित अधिकारियों और 360 मामले अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ हैं। एसीबी ने 468 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसीबी की सजग जांच के कारण 90% मामलों में अभियोजन स्वीकृति भी मिली है। एसीबी ने साल 2021 में कई चर्चित कार्रवाइयों को अंजाम दिया। इनमें आरएसएलडीसी में भ्रष्टाचार के साथ दौसा और सवाई माधोपुर में भी अपने ही अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी शामिल थी। पिछले एक साल से हमने एक ट्रेंड बदलते हुए देखा है। बड़े अधिकारियों के खिलाफ काफ़ी कंप्लेनेंट्स आने लग गए। अभी पिछले साल जो अच्छे केसेस हुए सारे सर्वेलेंस बेस्ड नहीं है, काफ़ी कंप्लेनेंट आए हमारे पास। फॉर एग्जांपल एसपी दौसा, उनके खिलाफ कंप्लेनेंट आया जिस वजह से एसपी दौसा और 2 एसडीएम अरेस्ट हो सके। टारगेट सेट कर लिया पर राह मुश्किल है। 501 वाला पिछले साल का आंकड़ा और बड़ा हो सकता था। रिपोर्ट कार्ड में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास एसीबी मेरिट में भी आ सकती थी, पर जानकार बताते हैं कि रिजल्ट क्यों बेस्ट नहीं हो पाता। जो इनकम है उसके 273 मामलों में से 15 ही ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य सरकार अथवा संबंधित नियोक्ता ने स्वीकृति दी है। बाकी में जांच करने का अधिकार ही नहीं दिया। कोई आईएएस, आईपीएस और कई इस तरह के अधिकारी थे जिनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा, या जिनके खिलाफ रिश्वत लेने के जो साक्ष्य हैं वो प्रमाणित पाए गए। उसके बाद जब प्रमाणित पाए गए उसके बाद भी उन कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी गई, इससे उनकी जमानत हो गई। आंकड़ों के हिसाब से एसीबी ने अपने काम को उम्दा से बेहतरीन माना है और 100 में से 100 नंबर देने की कोशिश की है, लेकिन कई बड़े मामलों में राजनीतिक दखल, लेट लतीफी और सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगने से एसीबी की निष्पक्षता और जीरो टॉलरेंस नीति पर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी मरुधरा में तंत्र मंत्र और जादू टोना हावी है। यह हम नहीं, ये पीड़ित युवक खुद गवाही दे रहा है, जो मौत के मुंह से बचकर लौटा है। इंसान विज्ञान में हर रोज नई खोज कर रहा है तो क्या? इंसान मंगल के ऊपर कॉलोनी बसाने की प्लानिंग कर रहा है तो क्या? विकास और विज्ञान की 21वीं सदी है तो क्या? विज्ञान का उजाला भले ही कितना भी फैल क्यों ना रहा हो, लेकिन अंधविश्वास के अंधेरे ने हमें आज भी जकड़ा हुआ है। अगर यकीन नहीं होता तो हो जाएगा। अलवर में नरबली की साजिश, प्रेम पाने का तांत्रिक प्लान।
कई बार फ़ोन किया, मेरा फ़ोन उन्होंने के पास है, सब कुछ जो भी है। मैं वहाँ चला गया, वहाँ वो शराब वराब पिए थे, वो तांत्रिक भी था, मैं भी वहीं बैठ गया। तो उन्होंने शराब वराब पिलाई, उसके बाद पता नहीं मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने गर्म करके तलवार लगाई है हाथों पे, जगह जगह कट भी मारे हुए हैं। फिर मेरे को पता नहीं, बेहोश हो गया, सुबह होश आया। उसके आगे झगड़ा उगड़ा हुआ, वहाँ क्या हुआ मुझे पता। कहानी पूरी फिल्मी है, सीन दर सीन सस्पेंस से भरपूर, रोमांस है, ड्रामा है, थ्रिल है और गहरा तमाचा है विकास पर। तमाचा है 21वीं सदी के दंभ पर, क्योंकि अंधविश्वास की फांस में फंसकर एक युवक अस्पताल पहुंच गया। वो तो उसकी किस्मत ने साथ दिया, वरना अंजाम किसे पता था। मैं वहाँ बैठा था, ड्रिंक उन्होंने दिए थे पैक, मैंने भी ड्रिंक की। तो मैंने दो पैक लिए थे, उसके बाद उन्होंने भजन वजन बजा रखे थे। फिर मेरे शरीर में पता नहीं क्यों एकदम से कोई चीज़ उत्पन्न हुई और वहाँ हंगामा कर दिया मैंने। फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या लगाया, गर्म कर करके जगह जगह मारा भी मेरे को। ये तो वहाँ पहुँच गए परिवार वाले, नहीं तो ख़त्म भी कर देते। सही सुना आपने, साजिश थी नरबली की। लेकिन क्यों? सवाल तो आपके मन में भी कौंध रहा होगा, तो सुनिए और समझिए पूरी कहानी। दरअसल शादीशुदा होते हुए भी दिनेश का किसी और से अफेयर था। इसकी खबर दिनेश की पत्नी को भी थी। इसी बीच गांव के ही तांत्रिक गिरिराज ने दिनेश की पत्नी के भाई को भरोसा दिलाया कि तंत्र विद्या से उसके जीजा का दूसरी महिला से मोह भंग हो जाएगा। फिर क्या, दिनेश को मंदिर में बुलाया गया, शराब पिलाई गई और गर्म सलाखों और तलवार से उसके शरीर को कई जगह दागा भी गया। लेकिन इसी दौरान दिनेश को होश आ गया और दिनेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस बीच उसके परिवार वाले भी वहां पहुंच गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दिनेश के परिजनों का आरोप है तांत्रिक की मंशा नरबली देने की थी। तांत्रिक एक तो हॉस्पिटल में एक गिरफ्तार हो गया। अच्छा, क्या मामला था पूरा? ये मामला यह था, इसकी बलि चढ़ाने वाले थे, इतने में पहुंच गया। मेरे तो हेरता इसको वहाँ पहुंच गया उनके घर। कौन लोग हैं वो लोग? वो गांव का ही है, तांत्रिक है, दो लोग। क्या नाम है उनका? एक का नाम बनवारी है, बनवारी सनोप लीलाराम, एक का नाम गिरिराज सनोप महादेवा। खैर, दिनेश का इलाज अब अस्पताल के अंदर चल रहा है। पुलिस ने तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इन तमाम हालात के अंदर एक बड़ा सवाल हमारे जहन में आता है और वो जरूरी भी है। आखिरकार कब अंधविश्वास के ऊपर विज्ञान की विजय होगी और कब इंसान इन अंधविश्वास की बेड़ियों से बाहर आ पाएगा। अलवर से मेरे साथी राजेंद्र और जयपुर से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो खबर में दम है में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।